अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स। असेसमेंट बोलते हैं एस्टिमेशन को, एवेल्युएशन को, यानी बायोडाइवर्सिटी की एस्टिमेशन करने के कुछ लेवल्स हैं जिन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। फिर रैंडम सैम्पलिंग किन किन तरीकों से की जाती है उन सबको इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी हमें पता है, बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। सो वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पर मैंने ब्रॉडर सेंस में यानी पूरी अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है उसको बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किया है। बट हम इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर के करीब जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर आपने अगर वैरायटी देखनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो इसे भी हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। सो ये एरिया स्पेसिफिक भी हो सकती है और इसे पूरी अर्थ के ऊपर भी हम लेकर जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, टू प्रोटेक्ट एंड स्टडी दिस वैरायटी, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी वैरायटी को स्टडी करना और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को असेस करते हैं। यानी किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी को एस्टिमेट करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, उसका उन्हें पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म डिक्लाइन कर रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है। तो इससे उन्हें पता चलता है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए सद्भाव कर सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को एसेस करने के लिए 3 मेन लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला लेवल है जेनेटिक लेवल, दूसरा है स्पीशीज़ लेवल, तीसरा है इकोसिस्टम लेवल। नाम से आप समझ चुके होंगे, जेनेटिक लेवल में जीन लेवल पर असेसमेंट की जाती है बायोडाइवर्सिटी की। यानी आपको पता है हमारी बॉडी की हर स्ट्रक्चर्स के पीछे जीन्स इन्वॉल्व हैं, राइट। जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स हमें करैक्टर्स में शो करती हैं। ठीक है। सो जीन्स में वेरिएशंस पाई जाती हैं, हमें पता है, और इन वेरिएशंस की बेस पर जो स्पीशीज़ है ना वो भी आपस में, स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपस में डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस एक स्पीशी है, पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक स्पीशीज़ में इंक्लूड हैं, राइट। बट पूरी दुनिया में अगर आप ह्यूमंस को देखें तो हर रीजन के अंदर ह्यूमंस के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है। किसी एरिया में जो ह्यूमंस हैं उनके कलर डार्क हैं, किसी में लाइट हैं, किसी में ज़्यादा डार्क हैं, किसी में सांवले से हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि रीजन के हिसाब से कलर में डिफरेंट आ रहा है। फिर हाइट के अंदर डिफरेंट होता है, फिर बालों के कलर में डिफरेंट होता है, फिर आंखों के कलर में डिफरेंट होता है। ये सारे डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उनकी वजह से होते हैं। सो जीन्स के अंदर जो वेरिएशंस हैं इनको जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं। ठीक है। सो जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशन इन जीन्स को स्टडी किया जाता है विद इन अ स्पीशी, क्योंकि जीन्स की स्टडी को विद इन अ स्पीशी ही हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ना। तो एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट डॉग की ब्रीड्स आ जाती हैं। डॉग की डिफरेंट ब्रीड्स को अगर आप देखें, जर्मन शेफर्ड होता है, फिर हस्की होता है, रशियन हस्की, साइबेरियन हस्की, फिर इसके बाद अगर आप देखें लेब्राडोर होता है, और बाकी जो जितने भी अलग अलग टाइप के डॉग्स हैं अगर उनको देखें तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट हैं। उसके पीछे क्या है? जीन्स इन्वॉल्व हैं, वेरिएशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व है। फिर ह्यूमंस करैक्टरिस्टिक्स की जो वेरिएशन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, दिस डाइवर्सिटी हेल्प्स स्पीशीज सर्वाइव चेंजेस एंड डिजीजेस। इस डाइवर्सिटी वेरिएशन इन जीन्स का फ़ायदा क्या होता है? जैसे गर्म इलाके के जो लोग हैं वहाँ पर उनकी स्किन का कलर जो है वो डार्क होता है। डार्क स्किन का फ़ायदा होने क्या होता है कि वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो धूप जो सख्त लगती है ना उनकी स्किन को डैमेज कर सकती है। काला कलर होने की वजह से क्या होता है, उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से मेलानिन पिगमेंट उन लोगों को बचा सकता है। तो ये बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। सो इसके अलावा जो डिजीज़ेस हैं, बाज़ एरिया के अंदर डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जब हिजरत कर दूसरे एरिया में जाते हैं आपको सर्टनली फ्लू लग जाता है, क्योंकि आपकी जीन्स उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुए हुए कि आप उन डिजीज़ेस से इम्यून हो। आप अफ्रीकन जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा इम्यून हैं डिजीज़ेस के अगेंस्ट, क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो चुकी है। ठीक है। सो इनके पीछे जीन्स का रोल होता है। ओके। सेकंड जो लेवल है वो है स्पीशीज़ लेवल। स्पीशीज़ लेवल पर डेफिनेटली हम स्पीशीज़ के अंदर की वैरायटी को देखेंगे, यानी कोई एक स्पेसिफिक एरिया जैसे कोई फॉरेस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। सो इसकी जो वैरायटी है इसे हम स्पीशीज़ लेवल असेसमेंट
या बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, इसमें एग्जांपल हमारे पास फॉरेस्ट आ गई, यानी फॉरेस्ट के अंदर हम देखेंगे ट्रीज की कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, फिर बर्ड्स कौन कौन से टाइप के प्रेजेंट है, फिर मैमल्स कौन कौन से हैं उस एरिया उस फॉरेस्ट के अंदर। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रीज की स्पीशीज देख रहे हैं, बर्ड्स की स्पीशीज देख रहे हैं, मैमल्स की स्पीशीज देख रहे हैं, तो स्पीशीज के लेवल पर बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट कर रहे हैं, राइट। इसमें हमें ये पता चलता है स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी में कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एक एरिया के अंदर। ठीक है, जितने स्पीशीज ज़्यादा होंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, यानी उतनी वैरायटी ज़्यादा होगी किसी एरिया में। ठीक है, जैसे कि अगर हम अफ्रीका को देख लें, अमेजोन जंगल के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तकरीबन 50% ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ की टाइप्स हैं, वो अमेजोन जंगल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर हाई है। फिर जो नेक्स्ट लेवल है बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट का, वो है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट होता है, एक एरिया होता है, ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एक फॉरेस्ट है, उसमें क्या है, शेर है, शेर को खाने के लिए हिरन चाहिए, तो ये उनका इंटरेक्शन आ गया। ठीक है, वहाँ पर हिरन नहीं होगा तो शेर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनका इंटरेक्शन आ गया। हिरन को सर्वाइव करने के लिए ग्रास चाहिए, वहाँ पर ग्रास नहीं होगा जो कि ऑलरेडी स्पीशी है प्लांट की। ठीक है, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हिरन का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एक भी स्पीशी अगर लॉस होता है ना किसी बायोडाइवर्सिटी में, तो उसकी एक पूरी चेन टूट रही होती है, जिससे पूरी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम लेवल पर हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं अर्थ के ऊपर, यानी हर इकोसिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को लेकर। इकोसिस्टम हमें पता है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है जंगल एरिया है, वहाँ पर नदी नाले भी हैं, तो उसकी एक अलग किस्म की नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, यानी जो बाहर की एनवायरनमेंट है वो अलग है, उसमें अलग किस्म के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। इसके बरक्स अगर आप डेजर्ट को देखेंगे, सैराग वहाँ पर रहते ही रहते और बहुत ड्राई एरिया है, वहाँ पर कुछ ही स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल चुकी हैं, जैसे कि प्लांट्स में कैक्टस ट्री वगैरह होगा, फिर एनिमल्स में रैट आ जाता है स्पेशल टाइप का, फिर स्नैक होते हैं, फिर स्कॉर्पियन होते हैं। सो आपको कम स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं वहाँ पर। ठीक है, सो अपना एक इकोसिस्टम है उधर का। फिर वेटलैंड्स को अगर आप देखें, दलदली एरिया को देखें, तो उधर अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ओशंस के अंदर, पानी के अंदर रहने वाले जानदार आपको देखने को मिलेंगे। तो हर इकोसिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि स्पीशीज़ की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज़ हैं, उनकी वैरायटी अलग अलग किस्म की है और वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाले हुए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो आपको वेटलैंड में नहीं मिलेंगे, डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से ओशन वाले आपको ड्राई लैंड के ऊपर ओशन वाले जानवर नहीं देखने को मिलेंगे, मछलियाँ वगैरह सिर्फ पानी में आपको मिलेंगी। क्लियर है? ओके, एवरी इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन क्लाइमेट, सॉइल एंड स्पीशीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम गिव्स लाइफ स्टेबिलिटी, और ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम है और इनके अंदर की जो डाइवर्सिटी है, ये लाइफ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब देखते हैं कि साइंटिस्ट एसेस क्यों करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। शुरू में मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया था, आप डिटेल में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को एसेस क्यों किया जाता है। इसलिए एसेस किया जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उन एरियाज़ को जिनके अंदर स्पीशीज़ की रिचनेस है। यानी कोई स्पेसिफिक स्पीशी को आप ले लें, हिरन को ले लें, तो आपको पता हो फॉरेस्ट के फ्ला एरिया के अंदर हिरन ज़्यादा मकदार में है, उनकी ज़्यादा नंबरिंग है। ठीक है, कौन सा स्पीशी किस एरिया पे प्रेजेंट है ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए, ये इसका फ़ायदा है। डिटेक्ट थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़, फिर इसके बाद जब आपको पता होगा कौन सा स्पीशी कौन से एरिया में प्रेजेंट है, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा स्पीशी जो है वो इंडेंजर्ड हो चुका है, उसकी नंबरिंग कम हो रही है। ठीक है, सो इंडेंजर्ड और थ्रेटन स्पीशीज़ का आपको पता चल जाएगा, आप उन स्पीशीज़ का शिकार बंद कर सकते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। डेवलप कंजर्वेशन एफर्ट्स और स्ट्रेटजीज, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पता होता है कौन सी स्पीशी खत्म होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर देते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ में, ताकि उसकी नंबरिंग ख़त्म ना हो बायोडाइवर्सिटी में। क्योंकि मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी में जब कोई स्पीशी लॉस करती है तो पूरा एक चैन जो है, फूड चैन, वो डिस्टर्ब होता है।
इकोसिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग नाम से आप समझ चुके होंगे कि रैंडमली की जाती है, कोई स्पेसिफिक एरिया चूज नहीं किया जाता अपनी मर्जी से। रैंडमली, एक फॉरेस्ट है तो आप रैंडमली चूज कर लेंगे कि फलां जगह पर मैंने स्पीशीज देखनी है, ठीक है, और वो रैंडमली होंगी। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो व्हेन सैंपल्स आर टेकन बाय चांस की बेस पर सैंपल्स को लिया जाता है, सो दैट एवरी पार्ट ऑफ हैबिटेट बोलते हैं ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई स्पीशी रहता है, उसका हैबिटेट होता है, यानी होमलैंड हम कह सकते हैं। सो दैट एवरी पार्ट ऑफ हैबिटेट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम एक डब्बे के अंदर बहुत सारे नाम डाल देते हैं और स्टूडेंट्स के, ठीक है, उसमें से हम कोई एक पिक करते हैं तो ये रैंडम सिलेक्शन आ जाती है। सो चांस है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसका नाम, उनमें से किसी का नाम भी पिक हो सकता है। सो रैंडम सैम्पलिंग में भी क्या होगा कि हैबिटेट के अंदर कोई भी पार्ट सेलेक्ट हो सकते हैं, इक्वल चांस होता है, ठीक है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उन्हें देखते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग का, कि मिनिमाइज हो जाती है बायसनेस, यानी कि आपकी पर्सनल चॉइस अब मैटर नहीं करती, आप अवॉइड कर देते हैं पर्सनल चॉइस को, जिसकी वजह से रिजल्ट्स फेयर आते हैं। यानी अगर आप किसी स्पीशी की बायोडाइवर्सिटी देखना चाह रहे हैं और आप फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में पहाड़ी एरिया भी है, दरिया वाला एरिया भी है और सादा सिंपल हमवार एरिया भी है, तो आपको ज़रा पहाड़ी एरिया में, मुश्किल एरिया में जाकर स्पीशी की स्टडी करने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप उस एरिया को अवॉइड कर देंगे और जो हमवार सा अच्छा सा एरिया, वहाँ पर जाकर स्पीशी को मार्क करेंगे, आपको पता चलेगा इतनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है और अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से रिजल्ट फेयर नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें आपकी पर्सनल बायसनेस शामिल होगी, या आप मुश्किल था आपको कोई स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पर आप नहीं जा सके। बट रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं है, आपके पास कोई भी एरिया आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। फिर प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स, क्योंकि कोई भी एरिया आप चूज़ कर सकते हैं, इसलिए जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सारे के सारे एरिया को, ठीक है। फिर फैसिलिटेट कंपैरिजन आ जाता है, अलाउ फेयर कंपैरिजन बिटवीन रीजन्स और टाइम पीरियड्स, यानी कि जब आप सैम्पलिंग कर लेते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि फॉरेस्ट के फ़लाँ एरिया में, जो पहाड़ी वाला एरिया था, वहाँ पर चट्टानें थी, वहाँ पर ये स्पीशी कम देखने को मिली। फ़लाँ एरिया के अंदर जहाँ पर ज़्यादा फूड वेजिटेशन ज़्यादा थी, वहाँ पर एनिमल की फ़लाँ स्पीशीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, रीजन्स को कंपेयर कर रहे हैं। फिर आप टाइम को भी कंपेयर कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग की बेस पर, कि फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ एरिया में ज़्यादा स्पीशीज़ थी, फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ एरिया में कम स्पीशीज़ थी, तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इन्हांस रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब ये है इंक्लूड ऑल हैबिटेट टाइप एंड स्पीशीज़, कि इसमें रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आप सारी हैबिटेट की टाइप्स और स्पीशीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेथड जो है वो रैंडम सैम्पलिंग का है। सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, हेल्प आइडेंटिफाई एरिया नीडिंग प्रोटेक्शन, आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया के अंदर प्रोटेक्शन की नीड है किसी स्पेसिफिक स्पीशी को लेकर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग में जो बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी किन तरीकों से हम ये रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें दो टाइप के मेथड्स आ जाते हैं। मेथड्स टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें आपने देखना है कि शेर भी है, चीता भी है, हिरन भी है और भेड़िया भी है। ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरे मेथड्स होते हैं असेस अबंडेंस, उन ऑर्गेनिजम्स की नंबरिंग कितनी है, तादाद कितनी है, यानी शेर 20 हैं, भेड़िए जो हैं वो 30 हैं, हिरन जो हैं वो 200 हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। सो इस चीज़ को अबंडेंस कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मेथड्स इनके अलग अलग हैं, बट रैंडम सैम्पलिंग में आप काउंटिंग भी कर रहे होते हैं और आप देख भी रहे होते हैं कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करने के जो मेथड्स हैं उनमें पहला मेथड है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। क्वाड्रेट बोलते हैं, आप स्क्वायर को कह लें, ठीक है। काउंट स्पीशीज़ इनसाइड द स्क्वायर फ्रेम, आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट में कुछ स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, रैंडमली। आपने लेट से 10 बाई 10
फीट का या 10 बाई 10 मीटर का एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और वो आपने सोच लिया कि इतने फासले पर अब दूसरा स्क्वायर होगा, यहाँ से इतने फासले पर तीसरा होगा, इतने फासले पर चौथा होगा। सो सारी डायरेक्शन में आपने कुछ स्क्वायर्स बना लिए, ठीक है। अब उन स्क्वायर्स के अंदर आप क्या करेंगे, स्पीशी को काउंट करना शुरू करेंगे और ढूंढना शुरू करेंगे कि कौन कौन सी स्पीशी प्रेजेंट है। सो ये मेथड ज़्यादातर प्लांट्स के लिए होता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर प्लांट्स और स्लो मूविंग जो एनिमल्स हैं उन्हें आप काउंट कर देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमने ढूंढना है, जैसे कि प्लांट की स्पीशीज़ हम देख सकते हैं, आपने स्क्वायर्स बना लिया, उनमें आप प्लांट्स की स्पीशीज़ देखेंगे कि फ्ला एरिया में जहाँ पर पानी ज़्यादा था उधर जो स्क्वायर बना है उसमें फ्ला प्लांट ज़्यादा मकदार में था, और फ्ला फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पर थोड़ा सा ड्राई एरिया था वहाँ पर उस प्लांट की तादाद कम थी। तो डिफरेंट एरिया के अंदर जब आप देखेंगे वहाँ पर ड्राई एरिया भी होगा, वेट एरिया भी होगा, फॉरेस्ट के अंदर नदी के पास भी होगा, नदी से दूर भी चट्टान वाला एरिया भी होगा। इन सब में जितने भी स्क्वायर्स आएंगे उनमें किसी स्पेसिफिक स्पीशी को जब आप देख रहे होंगे या नंबर ऑफ स्पीशीज़ को देखेंगे तो जब आप काउंट करेंगे तो पूरा फॉरेस्ट का आपके पास बायोडाइवर्सिटी का एस्टिमेट आ जाएगा, राइट। सो इनके मेथड्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए हम भी डिस्कस नहीं करते हैं। सेकंड जो मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन को एसेस करने का वो है ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग। ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड स्पीशीज अलोंग द लाइन। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया को ही हम ले लेते हैं, फॉरेस्ट में कोई नदी जा रही है, नदी से आप एक लाइन खींचते हैं पहाड़ के ऊपर तक और उसमें चट्टानें भी आती हैं और उसमें सीधा एरिया भी आता है। लेट से आपने 1 किलोमीटर की लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, एस्टिमेटेड लाइन बना सकते हैं या रियल में भी लिटरली भी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। और अब आपने उस लाइन के इर्द गिर्द या उस लाइन पर मौजूद वेजिटेशन है तो वेजिटेशन को स्टडी करना है, किसी एनिमल स्पीशी को देखना है तो उसको स्टडी करते जाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दरिया के पास स्पीशी कोई स्पेसिफिक स्पीशी है तो उसकी तादाद कितनी है और कितनी मकदार में प्रेजेंट है। ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअल चेंज आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा पानी के करीब फलां स्पीशीज़ प्रेजेंट है, पानी से दूर फलां प्रेजेंट है, कौन सा स्पीशी पानी से दूर ख़त्म हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग में देखने को मिलती हैं। रिकॉर्ड स्पीशीज़ अलोंग द लाइन शोज ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेजुअल चेंज आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल रिवर टू फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट है उसके अंदर रिवर से फॉरेस्ट तक आप लाइन खींचते हैं और आप किसी स्पीशी को देख रहे हैं कि उसकी जो हैबिटेट है वो कितनी ज़्यादा या कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरियल सर्वे। एसएस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही एरियल सर्वे में क्या होता है, हम ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ की। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जो ग्रीन लैंड्स होते हैं, ठीक है, सीधे सीधे एरिया से जो होते हैं, जैसा कि आप जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी अफ्रीका के अंदर और इन एरियो के अंदर जब वो एलिफेंट्स को दिखा रहे हैं या ज़ेब्रा की पूरी पॉपुलेशन दिखा रहे हैं तो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स की मदद से कैमरा के ज़रिए वो कैप्चर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जाकर स्टडी करना बहुत मुश्किल है, जैसे आप जाएंगे वो भाग जाएंगे या आप पर अटैक करेंगे। सो इसके लिए एरियल सर्वे की हेल्प ली जाती है जिसमें ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं और आप एक आसमान से व्यू देख रहे होते हैं और आपको पता चलता है कौन से एरिया के अंदर कौन सी स्पीशी कितनी मकदार में प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। सो दीज मेथड्स शोज द स्प्रेड और पैटर्न ऑफ स्पीशीज इन अ हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या पता चलता है कि हैबिटेट के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो कितने ज़्यादा मकदार में कौन से एरिया में प्रेजेंट है, कितने कम मकदार में कौन से एरिया में प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेथड्स टू असेस अबंडेंस, यानी नंबरिंग जो है काउंट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, इसमें पॉइंट काउंट आ जाता है, यानी एक पॉइंट पर आप खड़े होते हैं और काउंट करना शुरू कर देते हैं। आपने लेट से एक पॉइंट पे खड़े होकर और आपने एक स्क्वायर बना लिया, आपने देखना है कि स्क्वायर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या स्पीशी कितनी मकदार में, उनकी तादाद कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्क्वायर सेलेक्ट कर दिया और उसमें आपने कोई बर्ड है, बर्ड की स्पीशी है, उसको देखना है, ठीक है, उसको सुनना भी आपको वॉइस का भी पता होना चाहिए। तो आप काउंट करते जाएंगे कि इस क्वाड्रेट के अंदर मुझे इतने फ्लाम बर्ड दिखाई भी दिए और सुनाई भी दिए, ठीक है, इसे पॉइंट काउंट कहा जाता है। मार्क रिकैप्चर एक
प्रोसेस आ जाता है अबंडेंस देखने के लिए। इसमें आप क्या करते हैं, किसी स्पीशीज को कैप्चर करते हैं, उसके ऊपर मार्क करते हैं किसी पेन वगैरह या किसी कलर से, फिर उसे रिलीज छोड़ देते हैं उसी एनवायरनमेंट में। फिर दोबारा आप स्पीशी को रिकैप्चर करते हैं और देखते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पॉन्ड से मछली निकाल रहे हैं, जाल डाल के आपने 10 मछलियां निकाल ली, ठीक है। उन 10 मछलियों को आपने मार्क कर लिया, कलर लगा लिया कोई स्पेसिफिक, फिर आपने उनको तालाब में छोड़ दिया, फिर दोबारा जाल डाल के आपने निकाला, ठीक है। 10 मछलियां फिर से निकाल ली, उसमें आपने देखा कि 2 मछलियां ऑलरेडी जो हमने पकड़ी जो पहले मार्क की थी वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट लगाएंगे कि इस तालाब के अंदर कितनी मछलियां हैं। तो ये काउंटिंग का एक तरीका है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी की अबंडेंस को एसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट पॉपुलेशन हमें पता चलता है। क्वाड्रेट काउंट्स आ जाते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर्स लगाए जाते हैं और स्क्वायर्स के अंदर इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाता है। रैंडमली कुछ स्क्वायर्स आप लगाएंगे, उनके अंदर इंडिविजुअल्स यानी स्पीशीज को काउंट करेंगे। कैप्चर रिकैप्चर बिल्कुल इसी तरीके से मार्क रिकैप्चर की तरह यहाँ पर आप मार्क नहीं कर रहे होते, ये कुछ ऐसे स्पीशीज के लिए होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोबारा पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो ऑलरेडी मैंने पकड़ा था, बट इससे बेहतर है मार्क रिकैप्चर वाला तरीका। ओके, रिमोट सेंसिंग उसी तरीके से है जिसमें सैटेलाइट्स ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है लार्ज रीजन्स के ऊपर, यानी कि अंदाज़ा लगाया जाता है। आपने ड्रोन उड़ाया और ज़ेब्रा की पॉपुलेशन देखी तो आपने वीडियो के अंदर काउंट करना शुरू कर दिया, इतनी नंबरिंग हो सकती है, एस्टिमेट पॉपुलेशन आपको पता चल जाएगी। सो जो लार्ज एरिया हैं उनमें ये वाला मेथड बहुत हेल्पफुल है। दीज मेथड्स एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज। ये मेथड्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करते हैं ऑफ स्पीशीज एंड हेल्प ट्रैक इन इफ़ अ स्पीशीज इंक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग, और हमें हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि स्पीशी की नंबरिंग इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है। सो अगर कम हो रही है तो उनके लिए हम कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आया होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी, तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या स्टडी किया, असेसमेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया। बायोडाइवर्सिटी हमने कहा वैरायटी ऑफ लाइफ को कहा जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट लेवल्स 3 किस्म के होते हैं। एक जेनेटिक लेवल पर होता है जिनमें जीन्स की वेरिएशंस देखते हैं। इसमें एग्जांपल हमने देखी डॉग की ब्रीड्स की, ह्यूमंस के करैक्टर्स की। तो जब जीन्स चेंज होते हैं तो हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होती हैं, और ये करैक्टरिस्टिक हमें सर्वाइव करने में, हार्श एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने में, डिजीजेस को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही होती हैं ये चेंजेस, राइट। सेकंड स्पीशीज लेवल पर हम बायोडाइवर्सिटी को असेस कर रहे होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ स्पीशीज को किसी स्पेसिफिक एरिया में देख रहे होते हैं। एग्जांपल है फॉरेस्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रीज की स्पीशीज कितनी है, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको देख रहे हैं, यानी कितनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर रह रहे हैं। जितनी स्पीशीज ज़्यादा होंगी उतनी बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। फिर हमने इकोसिस्टम लेवल को स्टडी किया। मैंने आपको बताया इकोसिस्टम एक सेपरेट यूनिट होता है, नेचुरल यूनिट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इस बेस पर इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, ओशन, और इन सब टाइप के इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलती है। सो इकोसिस्टम के लेवल पर भी हम बायोडाइवर्सिटी को असेस करते रहते हैं। अच्छा, असेसमेंट क्यों की जाती है बायोडाइवर्सिटी की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से एरिया के अंदर स्पीशीज़ कितने ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं। हमें पता चल सके कि स्पीशीज़ कौन कौन सा इंडेंजर्ड होता जा रहा है, उसको ख़तरा है, और उन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकते हैं। शिकार पे पाबंदी लगानी है, उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवानी है, जो भी करनी है वो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताया बाई चांस आप सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हर पार्ट ऑफ हैबिटेट यानी होमलैंड का हर पार्ट जो है वो उसको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। सो रैंडम सैम्पलिंग की बेस पर बायोडाइवर्सिटी को असेस किया जाता है। कैसे असेस किया जाता है, इसके मेथड्स हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि रैंडम सैम्पलिंग में आपकी पर्सनल चॉइस ख़त्म हो जाती है, बाइसनेस ख़त्म हो जाती है, और जो रिजल्ट्स हैं वो होल एरिया के आप प्रेजेंट कर देते हैं, और आप उन रिजल्ट्स के अंदर जो रीजन्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, टाइम पीरियड को कंपेयर कर सकते हैं, कौन से टाइम पे कौन सी स्पीशीज ज़्यादा आई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस इस रैंडम सैम्पलिंग की आ जाती है। मेथड इसमें 2 टाइप के आ जाते हैं। एक मेथड होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ मौजूद हैं, और जो सेकंड मेथड है उसमें हम एबंडेंस देख रहे होते हैं बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ की, यानी कितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है। इनकी डिफरेंट मेथड्स हैं। क्वाड्रेट सैम्पलिंग के अंदर हम स्क्वायर लगा देते हैं और स्क्वायर के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए हम स्पीशीज़ को
देखना शुरू करते हैं कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। ये ज़्यादा सूटेबल मेथड है प्लांट्स और स्लो एनिमल्स जैसे स्नेल वगैरह के लिए। और ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग के अंदर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, वो दरिया से फॉरेस्ट की तरफ हो सकती है, और इस लाइन पर जो वेजिटेशन है या जो एनिमल की स्पीशीज़ है उसको काउंट करना या उसको देखना, एसेस करना शुरू करते हैं। और हमें पता चलता है कि पानी के पास प्लांट स्पीशीज़ ज़्यादा मकदार में मौजूद है, और उस स्पीशी की तादाद जैसे जैसे फॉरेस्ट में जा रहे हैं कम हो रही है, और फॉरेस्ट में जैसे जैसे जा रहे हैं तो कुछ नए नए स्पीशीज़ प्लांट्स की बढ़ती जा रही है, एनिमल्स की बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एरियल सर्वे में हम ड्रोन और एयरक्राफ्ट को यूज़ करके हम ऊपर से व्यू देख रहे होते हैं, और ये ऐसे एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको देखा जाता है ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट कैमरा की मदद से, और कैमरा की मदद से ही फिर एबंडेंस के अंदर हम उसे काउंट भी करते हैं। सो एबंडेंस काउंट करने के लिए पॉइंट काउंट होता है, एक पॉइंट पे खड़े होकर आप काउंट करना शुरू कर देते हो स्पीशी को। फिर मार्क रिकैप्चर का मेथड होता है जिसमें आप किसी स्पीशी को कैप्चर करते हो, उसके ऊपर मार्किंग करते हो और उसे दोबारा से छोड़ देते हो और दोबारा स्पीशी को कैप्चर करते हो, और करते करते अगर वो मार्क हुई स्पीशीज़ दोबारा आती जाती हैं तो इनकी रेशो निकाल कर आप टोटल पॉपुलेशन को काउंट करते हो। इसकी मैं एग्जांपल आपको मैंने फिश की दी है। क्वाड्रेट काउंट के अंदर हम क्वाड्रेट्स यानी स्क्वायर लगा देते हैं और उनके अंदर काउंट कर रहे होते हैं। कैप्चर रिकैप्चर बिल्कुल मार्क कैप्चर की तरह ही है, और रिमोट सेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सैटेलाइट और ड्रोन्स की मदद से काउंट कर रहे होते हैं स्पीशीज़ को। और इन सब से हमें पॉपुलेशन साइज़ का पता चलता है कि कौन सी स्पीशी की कितनी तादाद है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ आती है कि ये स्पीशी इंक्रीज़ कर रही है, इसकी नंबरिंग, या डिक्लाइन हो रही है। और अगर डिक्लाइन हो रही है तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं। शुक्रिया।